पूर्व वन मंडल के चौरी रेंज के ओरिया बीट में पदस्थ वनपाल का रिश्वत लेते वीडियो हो रहा वायरल। वरिष्ठ अधिकारियों ने कही कार्यवाही करने की बात। बीते दिनों से सुर्खियां बटोर रहा ट्रिपल तलाक के मामले में आया नया मोड़। मुस्लिम महिला के शौहर ने प्रेस वार्ता कर बताया बेवफाई के कारण दिया तलाक। देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल की बरसी पर भाजपा मना रही काला दिन। प्रेस वार्ता कर बताया मीसा बंदियों का किया जाएगा सम्मान। और 24 जून की रात वीआईपी रोड पर स्थित गुमठी का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी व सामान पर किया हाथ साफ। दुकानदार को हुआ 9,000 का नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व वन मंडल के चौरी रेंज के साक सर्किल के ओरिया बीट में पदस्थ वनपाल प्रदीप शुक्ला का रिश्वत लेते वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला वन क्षेत्र में हो रही अवैध रेत तस्करी और कटाई से जुड़ा हुआ है। वीडियो में बाकायदा 4 ट्रॉली और 2 डंपर रेत निकाल चुके होने की बात हो रही है। साथ ही इतना अवैध उत्खनन होने पर रिश्वत की रकम कम होने की भी बात की जा रही है। बहरहाल मामला वरिष्ठ अधिकारियों की संज्ञान में आया है। प्रभारी डीएफओ पूर्व वन मंडल अमित निकम का कहना है कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मेरे द्वारा एसडीओ को बोल दिया गया है, शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस संबंध में वनपाल प्रदीप शुक्ला कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। जो हमारे घर के मिस्त्री रहे हैं जंगल काटे ना। हाँ कहाँ जंगल में औसे के वो मिल है तो से स्थिति में 200 अंदर रख लो। हमें 200 में देख तो लियो गन खे मैं दे दो 200। अब रुको जल्दी। तेरी जवान वाली बात जो फालतू बात नहीं तो दे भैया और हो थोड़ी तो जवान वाली बात मेरी बात नहीं। कहा दोगे ऐसा दिन बढ़ा बोल रहा है उन्होंने तो की जवान वाली बात मेरी जवान नहीं। अब आज तो ले चलियो जी पैसा पर घड़ी घड़ी नहीं देने के हम एक बार बैठ के अपन बातचीत करें। बातचीत और मौका मर के नहीं है। अच्छा सो यार मैं तुम डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तीन घाटा फिर अरे फिर नफा नुकसान घाटा कोई अपन व्यापार कर रहा है का एक बात पता नहीं। दो घाटा है कच्चू घाटा माटा नहीं हो गया अब। और आज गाड़ी कहाँ से भरने वो बताना। और रात में 2 टप रात हमारे 2 टप सो हमारी सब चीज़ जाकर मार कर आए। आज इतने चल जाए मतलब कितने जंगल जंगल जी क्या कह रहा है 2 टप मारे 4 ट्राली गई चीज़ें बाकी कोई वो नंबर तो बताओ पालतू को 10 बार को आए नहीं वो नंबर बताओ। सुबह की खबर अच्छी देर की कि 4 चक्कर बोले लाके गिराया। देखो नंबर बताओ 4 सो गिराए वो भी क्या 10 बार वो आए वो पेपर नंबर भाई जिन्हें बताओगे होगा तो देखो मैं इसको बात छपा रहा हूँ तुमसे तो छपा बताओ तुम क्या तुमने गिरा को नहीं गिराओ क्यों चीज़ भैया उन्हें जुगबाड़ा गाड़ी आई थी 4 गाड़ी नहीं आई ना यार। अरे 4 गाड़ी गिरी यार मतलब माल दिख क्या 4 गाड़ी गिरी हो तो 2 हमारी गिरी हो 2 उनकी गिरी हो। हाँ मैंने 4 गाड़ी आपसे दिख क्या हूँ माल में 2 जगह वो तो है नहीं है वो तो शादी ब्याह में गाँव 4-5 दिन हो गए यार। मुझे बात करो नहीं परिचित होता हूँ जो बात खुला कर 5 नीचे खड़े होता हूँ तो उनसे बात अलग की बात अलग है। जी सर, ये चौरी में सर एक वनकर्मी द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं वर्दी में रहते हुए और रेत की तस्करी की बात की जा रही है सर, क्या मामला है सर? ये जो है आपके द्वारा मुझे अभी वीडियो दिखाया गया है, इसके संदर्भ में अभी एसडीओ साहब को निर्देशित किया गया है कि इस पर शहनिशा कर ले, एक प्रतिवेदन देते और अगर सही पाया जाए तो उनकी कार्रवाई कर देते। बीते दिनों शहर में एक मुस्लिम महिला ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने तथा भाजपा का प्रचार करने के कारण अपने पति पर तलाक देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया है।
मंगलवार को इस मामले में नया मोड़ आया, जहां मुस्लिम महिला के शौहर ने शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि पत्नी की बेवफाई से तंग आकर उन्होंने तलाक दिया है। भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के संबंध में कोई तलाक नहीं दिया गया। महिला सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें तथा उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक पहला तलाक 30 मार्च 2022, दूसरा तलाक 20 अक्टूबर 2023 और तीसरा तलाक 23 नवंबर 2023 को दिया था, जबकि लोकसभा चुनाव इसके बाद हुए हैं। उनकी पत्नी मीडिया में सुर्खियां बटोरने और झूठी संवेदना हासिल करने के लिए परिवार को बदनाम करने में लगी है। पति ने बताया कि तलाक का मामला फरवरी से कोर्ट में चल रहा है। ये जो मेरी एक्स वाइफ हैं, जिनको मैं तलाक दे चुका हूँ पहले, 7-8 महीने हो गए तलाक को, वो ज़बरदस्ती के जो प्रोपेगेंडा बनाकर मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई और हर चैनल पे उनके वीडियो चल रहे हैं कि मेरे को 3 तलाक दिए, मैंने भाजपा का प्रचार करी, भाजपा को वोट दी तो इसलिए तलाक दे दिए, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। तलाक उनके 23 नवंबर को 2023 को हो चुका है, वो तीसरा तलाक हुआ। उसके पहले 20 अक्टूबर 2023 को दूसरा तलाक हुआ और 30 मार्च 2022 को पहला तलाक हुआ है। ये तलाक की मेन वजह जो है, जो इनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, अफेयर चल रहे थे, उसकी वजह से हुआ है। इसका कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से, धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये इस संबंध में, जैसे इनके जो फर्स्ट अफेयर जो पकड़ाया था तो वो हमने घर में बैठ के सॉल्व कर लिए थे, दूसरा वाला भी घर में सॉल्व कर लिए थे, लेकिन ये तीसरा वाला जो है तो इनके आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स मेरे को प्राप्त हुए थे। मैंने इनको घर वालों को भी बतलाया, फिर हमारे बीच में एक समझौते की बात हुई कि जिस समझौते के तहत हम आगे रहेंगे। वो सब होने के बाद 2021 में ये इनने घर में जो उधम मचाना शुरू करी, वही फ़ोटो मिलने के बाद में, तो इनने 3-4 दिन उधम मचाई। फिर हम लोग किराए के मकान में अलग रहने लगे। किराए के मकान में जब अलग रहने लगे तो कुछ दिन आना जाना वो उनका मायके चालू था, तो वो उसी के साथ आते जाते रही। फिर इनने बीच में कपड़े के व्यवसाय के नाम पे भोपाल जाना शुरू करी, ये उसी के साथ जाती थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब मैं लगातार इनसे परेशान हो रहा था तो मैंने थाना प्रभारी महोदय को भी कंप्लेंट किया था कि सर ये ऐसा ऐसा मामला है। अच्छा ये जी, जिस समय सबसे पहले ये आके घर में घुसी थी तो उस समय अपने वन स्टॉप सेंटर में इनने कंप्लेंट भी करी थी। मैं वहाँ भी गया था, मैंने सारे अपने जो इनके आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स थे वो दिखाया था, जो मेरी कंप्लेंट थी वो दिखाया था। तो वहाँ पर इन लोग जो मैडम्स थी उन्होंने काफ़ी डांटी थी और उन्होंने बोली थी कि इस टाइप की हरकतें नहीं होना। उसके बाद भी जब ये कभी आत्महत्या करने की धमकी देती थी कि मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी, छत से कूद के मर जाऊँगी, तुम्हारे ऊपर 3 तलाक का केस लगा दूँगी, इस टाइप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी कि तुम लोग मतलब नौकरी पेशा लोगों को सब में सबकी नौकरी खा जाऊँगी, परिवार को बर्बाद कर दूँगी। तो फिर मैंने एसपी साहब को डिटेल में आवेदन दिया था कि सर ये इस टाइप की धमकी देती हैं और इस टाइप का ये हमको परेशान कर रहे हैं। तो एसपी साहब ने मेरे आवेदन पे लिख के दिया था कि यदि इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पहले जांच कर लें। जो शायद विवेक अग्रवाल साहब थे उस समय पे, उसकी भी जांच हुई है, उसमें भी मेरे बयान दर्ज हैं। तो ये मामला तलाक का आज से नहीं, ये 2021 से मामला चल रहा है। तलाक के सभी कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है? जी हाँ, कोर्ट में ये फरवरी से लगा हुआ है। फरवरी से लगा हुआ है जी। इसके बाद अभी पुलिस ने आपके ऊपर मामला किस चीज का दर्ज किया है? जो रिसेंटली मामला जो अभी हमको जो जानकारी लगी है उसके हिसाब से 498 और दहेज प्रताड़ना और वो जो धाराएं होती है उसकी दहेज प्रतिषेध क्या है वो, तो उसका मामला दर्ज है। कितने लोगों का मामला दर्ज हुआ है? ये 6 लोगों पे दर्ज हुआ है, जिसमें से मैं और मम्मी तो घर पे रहते हैं, ये दोनों सिस्टर अलग रहती हैं, अलग अपने अपने ससुराल में। वो दोनों सिस्टर सौंसर में रहती हैं, जिनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। पिछले जब 3-3.5 साल से हम अलग रह रहे हैं तो ना तो सास से मिली ना नंद से मिली, ना किसी ने मारपीट किया, ना इनका सास नंद से मिलना हुआ, ना उनका यहाँ जाना हुआ, कोई संबंध ही नहीं है। ये सिर्फ जो अपने सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए इन्हें भाजपा का इस्तेमाल करी और 3 तलाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये महिला सुरक्षा के लिए कानून बने, ये उसी का दुरुपयोग करके प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को। जिला भाजपा कार्यालय में आज भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव व नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था। 21 महीने तक चली इमरजेंसी में देश के बहुत बुरे हाल हो गए थे। इमरजेंसी की इस बरसी को भाजपा काला दिन के रूप में मना रही है, ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां उस इमरजेंसी के दर्द को समझ सके। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इमरजेंसी के दौरान जेलों में बंद रहे मीसाबंदियों का भाजपा कार्यालय में सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जिनके विरुद्ध हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था और उनका चुनाव
समय अवैध घोषित किया गया था और उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना था। उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा, और उससे बचने के लिए उन्होंने 25 जून की आधी रात के बाद देश में आपातकाल की घोषणा की। उस समय बहुत सारे संसाधन नहीं थे, सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से इस देश के लोगों को सूचनाएं मिलती थी। लेकिन इन्होंने सारे रेडियो के जो स्टेशन थे जिनसे समाचार प्रसारित होते थे उन पे प्रतिबंध लगाया और आधी रात के बाद दिल्ली के किसी समाचार पत्रों में इमरजेंसी लागू हुई, इसकी सूचना लोगों तक दूसरे दिन न पहुंचे, इसके लिए पूरी दिल्ली की आधी रात के बाद बिजली गोल कर दी गई, पूरी प्रेसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरे दिन समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं हुआ और दूसरे दिन से उसी 25 जून की रात्रि के बाद से पूरे जितने विरोधी दल के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको जेलों में ठूसने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया और सारे जितने संवैधानिक संस्थाएं थी सब पे प्रतिबंध लगा के, यहाँ तक कोर्ट को भी प्रतिबंधित करने का काम इंदिरा गांधी के द्वारा उस समय किया गया था। आज जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हो और अन्य विरोधी दल जो उस समय कांग्रेस के विरोध में खड़े होते थे, उनको सबको जेल में ठूसने का काम इन्होंने किया और 21 महीने तक बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के इनको जेलों में रखा गया। और आज 25 जून है और पूरे देश भर में इसकी आपातकाल की बरसी मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला स्तर पर किया जा रहा है। आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जितने मीसाबंदियों का एक संगठन है लोकतंत्र सेनानी संघ, लोकतंत्र सेनानी संघ, जो मध्य प्रदेश में हमारे जितने मीसाबंदी हैं उनका भी कल एक सम्मेलन मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित किया गया है। संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि सारे जो लोग हैं वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं और लोकतंत्र प्रहरी संघ का गठन किया गया। ये जितने मीसाबंदी थे उनके परिवारजन कम से कम इससे जुड़े रहे। नई जनरेशन जो है, नई जनरेशन में हमारे मीसाबंदियों का सम्मान हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा आज यहाँ पे किया जाएगा। आगे हमारे भाई अध्यक्ष अभी आपको विस्तार से पांडे जी ने उसके बारे में बताया। हम एक आपको प्रेस नोट भी जारी करेंगे। सवाल है कि इस दिन को आने वाली पीढ़ी भूलते जा रही है। ये ऐसा एक काला अध्याय है हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी इतना आगे अपनी सत्ता में अपने को बनाए रखने के लिए इतना भय हो गया कि इतने लोगों का जीवन उन्होंने नरक बना दिया इस महीने। और ये जो आपातकाल है इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम हमेशा आपसे भी निवेदन करेंगे, क्योंकि उसमें हम अकेले प्रताड़ित नहीं हुए थे, विपक्ष प्रताड़ित नहीं हुआ था। उसमें मीडिया पे भी बहुत बंदिशें लगाई गई थी और मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी। उसमें हम देंगे आपको कि संविधान संशोधित किया गया था, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। तो इस तरह का काला दिवस हिंदुस्तान में, जो हम लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, जिसमें सबको बात कहने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको स्वतंत्र अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, उस देश में ऐसा एक वाकया हुआ जिसकी हम जितनी निंदा करें कम होगी। और इसको आने वाली पीढ़ी को हम इसको कभी ये घटना को हमेशा याद करेंगे और लोगों को बताएंगे, ताकि हमारे लोकतांत्रिक देश में इस टाइप से कोई घटना दोबारा कभी फिर ना हो। यही हमारा उद्देश्य है। और जो गलत किया किस ढंग से किया उसको सामने रखेंगे। मेरा निवेदन है कि आप भी सब जानते हैं, मैं ऐसा कुछ
इसलिए बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा आपको इस बारे में ज्ञान होगा, तो आप उसको थोड़ा अच्छे से अपने माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, लोग पढ़ें और उसको समझें और उसको याद रखें, ताकि कोई भी शासक ऐसी हिम्मत दोबारा ना करे। हमारा लोकतांत्रिक देश है और इसको बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। वीआईपी रोड अम्मा हॉस्पिटल के समीप 24 जून की रात चोरों ने एक गुमटी का ताला तोड़कर उसमें रखे नकदी रुपए सहित सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचा तो उसने दुकान का ताला टूटा देखा और दुकान के अंदर से सामान गायब पाया। चोरी की इस घटना में दुकानदार को 8 से 9 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। जी सर, सुबह हम दुकान खोलने आए, रात को पूरा पैक करके गए ताला लगा के। सुबह दुकान खोले तो शटर का ताला टूटा था और शटर इतनी गैप में थी और ये वाला खड्डा लगा दिया। जब अंदर खोले तो पूरा सामान बगरा हुआ। उसके बाद कम से कम पूरे सिगरेट के डब्बे अब्बे कुछ नहीं मिले, पैकेट पाउच आउच पूरे। बैटरी भी ले जाने की कोशिश की उनसे मगर निकली नहीं। और कैश काउंटर का उनने बॉक्स भी होता है अपना, वो भी पूरा पैसे का भरा 2,500-3 हजार रुपये उसमें कैश थे। लगभग 8 से 9 हजार रुपये की लगभग में चोरी हुई है। इसके पहले भी हुई? नहीं, इसके पहले तो नहीं हुई, इसी बार हुई है। कौन सा क्षेत्र है ये? वीआईपी रोड देव होटल के सामने। आपका नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र वर्मा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ के द्वारा आज जिला प्रशासन को अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे पिछले 1.5 साल में कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों में 19 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, पर उनकी मांगों का आज तक निराकरण नहीं किया गया है, जिससे वे काफी परेशान हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से अपनी मांगों को शीघ्र पूर्ण किए जाने का निवेदन किया है। स्थायी कर्मी को अटैच किया जा रहा है और ऐसा अटैच किया जा रहा है। कन्या छात्रावास में कन्या लोग रहेगी काम करने वाली, पुरुष छात्र बच्चों के छात्रावास में पुरुष रहेगा। मात्र ये लोग 33-35 हजार रुपए लेकर स्थायी कर्मियों को इधर की उधर कर रहे हैं। सिलेंडर लीव नहीं दे रहे हैं। 20-20 साल हो गए, 10-10 साल हो गए। शर्म करो जनजाति विभाग के अधिकारी। हम तो आपको बड़खड़े साहब से भी अच्छा मानते थे। आपके नाक के नीचे बालक छात्रावास में महिला काम कर रही है। मैडम आपने भी ध्यान दिया, 19 जन हम खड़े हो गए, 11 जन सुनवाई में कुछ नहीं हो रहा। मैडम आपने तो उससे भी कहा था कुछ नहीं कर रहे, आपका लिखा हुआ वो एक तरफ फेंक दे। अरे हम ये 11 सूत्री मांग को लेकर हम लगातार 1.5 साल से 19 ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर महोदय को, ट्राइबल अधिकारी को, पशु चिकित्सा विभाग को। उसमें हमारी सिलेंडर लीव जो नहीं मिली कर्मचारी को, मर गए कर्मचारी 5-5 साल 10-10 साल हो गए। 7 माह की वेतन, 11 माह की वेतन, 3 माह की वेतन भी नहीं मिली है। जो कर्मचारी को 2016 में बनाए स्थायी कर्मी, वो आज दिनांक तक कलेक्टर दर पा रहा है और उसके साथ के लोग 16,000 रुपये ले रहा है और मात्र वो 11,000 रुपये ले रहा है। ऐसी बहुत सी मांग है जो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। अभी आप ये ठाकुर बाबू और ये इनके पीछे कुछ बोल रहे थे? हाँ, तो ये लोग हमेशा बुलवाते ना, शिकायत वापस ले लो, हम निराकरण कर रहे हैं। आज बैठक ले रहे हैं, कल बैठक लेना पड़ता है शिकायत जब कर्मचारी की बात आती है। कौन लोग? ये ठेका क्या नाम है ठाकुर का, बकोदर क्या है? खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
जिला वेट लिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा के द्वारा आगामी 30 जून रविवार को स्टेडियम ग्राउंड स्थित ओलंपिक खेल भवन में जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग यूथ, जूनियर, सीनियर, महिला, पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। जिला वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले भर से खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। जिला वेट लिफ्टिंग संघ द्वारा 30 जून को जिला वेट लिफ्टिंग संघ की प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें कि यूथ, जूनियर और सीनियर महिला पुरुष खिलाड़ी खेलेंगे। मैं सभी जिम के संचालकों से तथा खिलाड़ियों से तथा लिफ्टरों से अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन जिला वेट लिफ्टिंग संघ के सचिव रविकांत अहरवार जी से करा लें और अपना पंजीयन कराकर 30 जून को सुबह 9:30 बजे ओलंपिक के स्टेडियम में अपना उपस्थिति देवें। जो भी खिलाड़ी इसमें विजयी होंगे या जिनका चयन होगा वो आगामी दिनों में उज्जैन में होने वाली जिला वेट लिफ्टिंग मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे। तो मैं सभी लिफ्टरों से, सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द वो अपना पंजीयन रविकांत अहरवार जी के पास करा लें और टाइम पे उपस्थित हो गए 30 जून को स्टेडियम ग्राउंड में 8:30 बजे सुबह। जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय को ज्ञापन सौंपकर शहीद स्मारक की बाउंड्री वॉल एवं शहीदों के पोस्टर्स को ठीक करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते समय जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले, राकेश मरकाम, बलराम सिंह चौहान, हेमंत राजपूत, रमेश बेले, मुन्ना धुर्वे, हेमबाबू राजपूत, अखिलेश पवार, संजय विश्वकर्मा, डॉक्टर शबाना यास्मीन खान, सिंधु यादव सहित बड़ी संख्या में सेवा दल पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में नगर निगम के आयुक्त चंद्र प्रकाश राय जी से मुलाकात हम लोगों ने की। स्टेडियम के सामने जो शहीद स्मारक है वो स्मारक पर देश के और जिले के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगे हुए हैं जो कि फट चुके हैं, पूरा पोस्टर खराब हो चुका है। उसको तत्काल नया पोस्टर लगाए जाने की बात हमने की, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के जिस तरीके से पोस्टर फड़ा और ज़मीन पे लेट रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ा अपमान हो रहा है। तत्काल नया पोस्टर लगाए जाने की मांग की ताकि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बरकरार रहे। साथ ही साथ शहीद स्मारक की जो बाउंड्री वॉल टूट चुकी है उस बाउंड्री वॉल की नई मरम्मत करा के अच्छे तरीके से वहाँ पर व्यवस्था बनाने की बात हमने की है। साथ में वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था भी वहाँ की जाए और आवारा तत्वों का जमावड़ा रहता है और गेट पर वहाँ ताला लगवाया जाए। इन सारी बात को लेकर नगर निगम के आयुक्त चंद्र प्रकाश जी राय से हम लोगों ने मुलाकात की, ज्ञापन में उन लोगों को सौंपा है और निवेदन किया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए। बारिश का मौसम लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में वार्ड नंबर 41 चौक से कॉलोनी क्षेत्र में बहने वाला नाला क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई दिनों से इस नाले की साफ सफाई नहीं की गई है, जिससे बारिश के दौरान नाले का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस जाता है। नगर निगम द्वारा शहर में साफ सफाई व स्वच्छता का जो दावा किया जाता है वह इस क्षेत्र के लोगों की नज़र से खोखला नजर आता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वे कई बार नाले की सफाई के लिए नगर निगम में ज्ञापन सौंप चुके हैं, पर अभी तक नाले की साफ सफाई नहीं की गई है, जिससे क्षेत्रवासी परेशान हैं। शिवसेना जिला अध्यक्ष विज्जू दाई के नेतृत्व में 24 जून की शाम जिले के नवनिर्वाचित सांसद बंटी विवेक साहू के शपथ ग्रहण करने के बाद युवाओं द्वारा जमकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान वार्ड नंबर 2 में शिवसेना जिला अध्यक्ष के साथ युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सांसद बंटी विवेक साहू को बधाइयां प्रेषित की। जय महात्मा।
जैसे कि आज बंटी भैया हमारे अच्छे बहुमत से जीते हैं और वो छिंदवाड़ा लोकल के ही सांसद है, इसलिए आज कृष्णानगर वार्ड नंबर 2 में जश्न मनाया गया है और उन्होंने आज शपथ लिए हैं 6:30 बजे। इस कारण अभी हमने आतिशबाजी के साथ मिठाइयाँ बांटे हैं और बंटी भैया को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में जिले भर से आवेदक अपनी समस्याओं व शिकायतों को लेकर पहुंचे थे, जहां कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एडीएम केसी बोपचे व अन्य विभागों के उपस्थित अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। जो 10 में खत्म हो गया उनको सिलेंडर जो नहीं मिले। हाँ सर, इसको बहुत शादी तो हम वो यही करने वाले हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आने लगे सर, नीचे 1 मिनट आगे सर, नीचे यार पढ़ाई को नहीं करते होगा फिर आपकी सारा आपकी दावा और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व वन मंडल के चौरी रेंज के ओरिया बीट में पदस्थ वनपाल का रिश्वत लेते वीडियो हो रहा वायरल, वरिष्ठ अधिकारियों ने कही कार्यवाही करने की बात। बीते दिनों से सुर्खियां बटोर रहा ट्रिपल तलाक के मामले में आया नया मोड़, मुस्लिम महिला के शौहर ने प्रेस वार्ता कर बताया बेवफाई के कारण दिया तलाक। देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल की बरसी पर भाजपा मना रही काला दिन, प्रेस वार्ता कर बताया मीसा बंदियों का किया जाएगा सम्मान। और 24 जून की रात वीआईपी रोड पर स्थित गुमठी का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी व सामान पर किया हाथ साफ, दुकानदार को हुआ 9,000 का नुकसान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।